आज है सोमवार 8 अगस्त 2022 का दिन है। आज जो द हिंदू में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का भी हम विश्लेषण करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बताई जा रही है कि एक एसएसएलवी का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके थ्रू सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है और एक्चुअली में उसमें कुछ गलती हो गई है, कुछ मतलब कि वो सैटेलाइट प्रॉपरली लॉन्च नहीं हो पाए हैं। उनको एक इलिप्टिकल पाथ मिला है जबकि सर्कुलर पाथ के लिए उनको लॉन्च किया गया था। तो इसके लिए हम अब देख लेते हैं एसएसएलवी को कि जो आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो क्या है और कैसे काम करता है, कैसी टेक्नोलॉजी है, इसका क्या प्रोस्पेक्ट है। ओके, तो इसके द्वारा जो सैटेलाइट्स भेजे गए थे वो उसमें एक तो था ईओएस जो कि होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2, और सेकंड जो था आपका आज़ादी सैटेलाइट करके था। तो इसमें जो आपका एसएसएलवी है काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, रैपिडली ग्रो कर रही है और इसके थ्रू जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर काफ़ी आसानी से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है और डेवलपिंग नेशंस के लिए काफ़ी वाइटल टेक्नोलॉजी के तौर पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम काफ़ी आसानी से 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक और 500 किलोग्राम के वेट वाले सैटेलाइट्स को आसानी से लॉन्च कर पाते हैं। तो अभी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ पे ली हुई है वो ली हुई है एनएसआईएल ने। तो एनएसआईएल क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो की विंग है, कॉमर्शियल जो आर्म है इसरो की, उन्होंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। एसएसएलवी जो होता है वो इज इसरो लाइटेस्ट लॉन्चिंग व्हीकल, ये लॉन्च व्हीकल है लाइटेस्ट जो इसरो का, और अराउंड 110 टन के आसपास का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें फिल्म्स में आ सकती हैं तो इनको ध्यान रखना है थोड़ा। तो जो कॉन्ट्रेरी टू द पीएसएलवी जो आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हुआ करता था, जो कि 70 डेज का टाइम लेता है इंटीग्रेट होने के लिए, मतलब इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे 70 दिनों की आवश्यकता होती है, एसएसएलवी को केवल 72 आवर्स के अंदर तैयार किया जा सकता है। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएसएलवी। एसएसएलवी के लिए ओनली 6 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको लोगों की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू बहुत छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है और कंपनियां भी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रही हैं और डेवलपिंग नेशंस के लिए काफ़ी एक वाइटल टेक्नोलॉजी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो यहाँ से हमने एसएसएलवी को जान लिया है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें याद रखनी है कि काफ़ी 110 टन के आसपास का वेट होता है स्मॉल सैटेलाइट्स जो होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए। इस मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में काफ़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी है और रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम के अंदर यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट भी कर पाते हैं। सेकंड जो न्यूज़ आती है वो आती है जो वांग यी हैं उन्होंने बांग्लादेश को थैंक्स दिया है वन चाइना पॉलिसी को, बांग्लादेश का बैकअप मिलने की वजह से। तो क्या है इसके अंदर एक्चुअली में हमें देखना है। तो हमको पता ही है कि बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा है और अभी राइट नाउ भी काफ़ी ताइवान को लेके भी अभी बातें चल रही हैं। तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर है एक्चुअली में, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं। तो जो नैन्सी पेलोसी जो हैं, जो ताइवान के विजिट के ऊपर अभी आई हुई थी, और उन्होंने चाइना ने उनको ठीक तरह से नहीं लिया है उस चीज़ को ना, अच्छी पिक्चर में नहीं देखा है उस चीज़ को, और एक जो है इंटेंस टेंशन जो है निकल के आई है दो जो पावर कंट्रीज है चाइना और यूएसए के बीच में, जो विजिट हुई है ताइवान की, उसकी वजह से। इसकी जो नैन्सी पेलोसी जो है उनकी विजिट हुई है एक्चुअली में ताइवान में, तो अभी काफ़ी उसकी वजह से कंट्रोवर्सी चली हुई है। तो ताइवान जो कि एक है ना, कंसिडर अपने आप को सॉवरेन नेशन मानता है, ठीक है, उसको बहुत पहले टाइम से चाइना जो होता है क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है। ठीक है, तो इसको मतलब चाइना के द्वारा ताइवान को क्लेम किया जाता है कि हमारा पार्ट है। यट फिर भी ताइवान ऑल्सो काउंट द यूएस एज इट्स बिगेस्ट अलाय एंड वाशिंगटन हैज ए लॉ दैट रिक्वायर्स टू असिस्ट ताइवान इन द डिफेंडिंग इटसेल्फ। बट बहुत सारे छोटे नेशंस हैं, है ना, और उसके अलावा अमेरिका है जो ताइवान को सॉवरेनिटी को मतलब कि बैकअप दे रहा है, और वो मतलब एक तरह से असिस्ट भी करते हैं ताइवान को उसकी डिफेंस के अंदर और चाइना से बचाने में भी हेल्प करते हैं। तो इसमें जो नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुई है उस विजिट के अंदर एक्चुअली में कि उसको अच्छी लाइमलाइट में नहीं देखा जा रहा है, अच्छी लाइट से नहीं देखा जा रहा है चाइना के द्वारा। और उसी में जब बांग्लादेश ने वन चाइना पॉलिसी मतलब चाइना जो है वही ताइवान है, लाइक ताइवान ही भी चाइना का ही पार्ट है, सॉरी। तो वो जो है उसको एक्चुअली में बांग्लादेश से बैकअप मिलने की वजह से जो वांग यी हैं उन्होंने थैंक्स दिया है बांग्लादेश को। तो ये एक न्यूज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हमने ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है नैन्सी पेलोसी का ताइवान में आने वाली जो कंट्रोवर्सी है उसको भी हमने देख लिया है। तो अब जब हम देख ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं थोड़ा एक्चुअली में कि साउथ चाइना सी जो है वो ये है, ये 9 डैश लाइन है आपकी, दिस 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी, ये आपका चाइना है, ये आपका ताइवान है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी पूरा हो ही जाता है। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। यहीं पे येलो सी चाय और वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, भी आगे इमेज में हम दिखाएंगे इनको भी। तो ये पूरा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा हल्का। ओके, और ये 9 डैश लाइन है, इसको अच्छे से थोड़ा देख लेना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है अभी जो काफ़ी टेंशन्स बढ़ी हुई हैं चाइना के बीच में और ताइवान के बीच में, और जो चाइना ने भी अभी क्या किया है, कंटिन्यूस ड्रिल्स इन द ताइवान स्टेट। तो वो काफ़ी मतलब ड्रिल्स वगैरह कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह जैसे ड्रिल्स होती हैं। तो इन्होंने अनाउंस किया है लाइव फायर एक्सरसाइजेज ऑन द येलो एंड बोहाई सीज बिटवीन चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला। तो चाइना ने डिक्लेयर किया है। तो कॉम्बैट रेडीनेस की बातें की जा रही है। ताइवान के F-5
फाइटर जेट्स जो हो रहे हैं वो भी टेकिंग ऑफ कर रहे हैं एयरबेस में, और कुल मिला के एक दूसरे को अपनी प्रिपरेशन दिखाई जा रही हैं कि वी आर रेडी एक्चुअली। ओके, तो इसमें जब इस कंटेक्ट से इस न्यूज़ से हमें क्या समझ लेना चाहिए, इससे हमें देख लेना चाहिए कि येलो सी की जो बात हुई है तो कुछ सी को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये बोघाई सी है, दिस इज द बोघाई सी, इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है फिर ये, तो दिस इज द बोघाई सी एंड आफ्टर दैट दिस द येलो सी। ठीक है, ये कहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के बीच में दोनों सी हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना। वहीं पे थोड़ा जापान से टच करता हुआ, चाइना को टच करता हुआ ये ईस्ट चाइना सी है। तो ये बोघाई सी हो गया, ये येलो सी हो गया, ये ईस्ट चाइना सी हो गया, और ये आपका साउथ चाइना सी हो गया। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो इस वजह से ये दोनों जो सी है काफ़ी न्यूज़ में है, तो इनके क्वेश्चन बनने की और प्रीलिम्स में आने की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इसको आपको थोड़ा देखना होगा। ओके, अब हम देखते हैं अगली नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं कि अभी फॉरेन जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट हो रही है उसके रिगार्डिंग ये एक्चुअली में नेक्स्ट है। तो इसमें इसमें हमको बस यहाँ से जो कंसेप्ट हमको निकालना है वो हमको फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में थोड़ा देखना है, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी ट्रिब्यूनल्स की बातें चल रही हैं, है ना। तो इसमें ये कि जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स है आर क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्चुअली इसको याद रखना है। ठीक है, उसको एस्टेब्लिश किया गया है एज पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के द्वारा एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो फॉरेनर्स एक्ट जो है वो तो 1946 का है, और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर है वो 1964 का है। तो इनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और जो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर बन रहा है असम के अंदर, तो इसके लिए जो कंपोजिशन होगा उसमें मतलब कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या फिर क्या एक्चुअली में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यदि उसको हम देखने की कोशिश करें तो एडवोकेट नॉट बिलो देन द एज ऑफ 35, 7 साल का उनकी प्रैक्टिस हो, और ये कुछ मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं बनने के लिए वहाँ पे, तो ये आपको देख लेनी है थोड़ी। उसके बाद ये आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने बता दी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी आज के चैनल में, आज के न्यूज़पेपर में। लेकिन ये आपको येलो सी और बोगाई सी का थोड़ा आपको याद रखना है कि ये बोगाई सी है, दिस इज येलो सी एंड दिस इज चाइना सी एंड देन साउथ चाइना सी। यहाँ पे 9 डेज लाइन जाती ही है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं जिनको क्लेम किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, तो कॉन्ट्रोवर्शियल ये एरिया बहुत ज़्यादा बना रहता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये साउथ ईस्ट एशिया आपका आ ही जाता है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है, ये एशियन कंट्रीज़ के लिए भी फेमस रहता है काफ़ी हद तक, तो वो हम आगे बाद में देख लेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, इतनी ही न्यूज़ें आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम देखते हैं अगला हमारा एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो हम जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज रहे हैं उनको थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे हम एडिटोरियल्स को। तो जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो बोल रहा है द वर्किंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसकी वर्किंग के रिगार्डिंग मतलब ये एडिटोरियल आया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ इज द कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉलेजियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट आर इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, और क्या होता है, और नेक्स्ट चीफ जस्टिस वगैरह के बारे में कुछ बातें चल रही है। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ये जो एडिटोरियल आया है इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है कॉलेजियम सिस्टम को भी हम देखते हैं तो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। अभी जो हमारे CJI है NV रमन्ना, उनका टेन्योर अब लगभग कुछ दिनों का बचा हुआ है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है अब मतलब कि बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कॉलेजियम सिस्टम ने जो NV रमन्ना के टाइम पे, मतलब अपॉइंटमेंट्स की रिगार्डिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो कॉलेजियम सिस्टम की रिगार्डिंग आपको पता है कि एनजैक जो बना था उसको भी स्क्रैप कर दिया गया था फाइनली। आई थिंक दैट वाज द 99 अमेंडमेंट था वो, जिसमें इसको हटा दिया गया। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि 97 और 98 अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग थे, तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं ना। तो एक्चुअली में ये हमेशा फिक्शनल रहता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। तो NJC में भी एक्चुअली में यही हुआ था कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी थी उसमें एग्जीक्यूटिव्स का रोल काफ़ी हो जाने की वजह से फाइनली उसको मतलब कि नल एंड वॉइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो जजेस केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो 3 जज केसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा 3 जजेस केसेस जो क्या हैं। ठीक है, तो इन द फर्स्ट जज केस में हुआ क्या था, कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया, ठीक है, कि CGI जो होगा वो फुल एंड इफेक्टिव होगा, मतलब जो भी कंसल्टेशन वगैरह के रिगार्डिंग CGI की पावर को बहुत ज़्यादा अपर हैंड पे रख दिया था फर्स्ट जो जज केस था उसके अंदर। बाद में सेकंड जज केस के अंदर जो 1993 में कॉलेजियम सिस्टम एक्चुअली में जहाँ से आता है, इन्होंने रूल किया था सेकंड जज केस के अंदर कि CGI वुड हैव टू कंसल्ट ए कॉलेजियम ऑफ हिज 2 सीनियर्स मोस्ट जज इन द अपेक्स कोर्ट ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो जहाँ पे पहले केवल आपने CGI को पावर दे दिया है, वहीं पे सेकंड जज केस के अंदर आप 2 सीनियर्स की और बात करते हो और बोलते हो कि इनकी और हमको कंसल्टेशन लेनी होगी, तभी जाके एक्चुअली में हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट्स वगैरह करेंगे। तो इसमें कलेक्टिव ओपिनियन की बात आ गई थी बाद में, सच ए कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द कॉलेजियम वुड हैव प्राइमेसी ओवर द गवर्नमेंट वगैरह के ऊपर प्राइमेसी इसकी होगी, है ना। इट वाज द थर्ड जज केस इन 1998 विच वाज ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की तरह जो था दैट एक्सपेंडेड द जुडिशियल कॉलेजियम टू इट्स प्रेजेंट कंपोजिशन, जिसने कि आज जो कंपोजिशन है हमारा CGI प्लस जो मतलब कि जो 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनका जो एक मतलब कि अभी पूरा बना हुआ है कॉलेजियम सिस्टम, उस जो कहाँ से आया है वो आया है एक्चुअली में 1990 का जो आपका केस जो थर्ड जज केस था, वहाँ से पूरी तरह से ऑर्गेनिकली इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी बार जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसका क्रिटिसिज्म चलता रहता है। ठीक है,
क्योंकि मतलब कि काफ़ी बार बोला जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारी तरीके से नेपोटिज्म वगैरह का भी अक्यूजमेंट वगैरह को भी का भी मतलब आरोप लगाया जाता है। तो इस तरह से मतलब बार बार एनजीसी को लाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन बाद में एनजीसी को बाद में स्क्रैप कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि बोला गया था इसमें एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, है ना। तो इस वजह से स्टक डाउन कर दिया था, और दैट वाज द 99 अमेंडमेंट एक्ट आई थिंक है। आप देख लेना इसको, तो 99 ही होगा वो, ठीक है। तो आपको बताना है कि 97 अमेंडमेंट एक्ट और 98 अमेंडमेंट एक्ट जो थी वो किसके रिगार्डिंग थे, उनमें क्या प्रोविजन लाया गया था। और यदि कोई बताना चाहे तो 104 और 105 के बारे में भी आप बता सकते हो। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो एडिटोरियल। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट था वो कोलिजियम सिस्टम को ही जानना इंपॉर्टेंट था इस एडिटोरियल के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है एक्चुअल में। तो थोड़ा और मैं इसमें और बताना चाहूँ आपको थोड़ा हल्का सा। तो इसमें यही है कि अभी हमारे एन वी रमन है वो रिटायर होने वाले हैं, और काफ़ी अच्छा इन्होंने इसमें बताया गया कि परफॉर्म किया है इनकी कोलिजन सिस्टम ने, अपॉइंटमेंट वगैरह को थोड़ा फास्ट किया है। और एक एक जज जो जस्टिस है फीमेल जस्टिस बीवी, इनका नाम है नागरत्ना, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग भी बताया जा रहा है कि 2027 में जो हमारी चीफ जस्टिस हो सकती हैं पहली, है ना। तो ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। और फाइनली फिर बाद में अंदर जो लिखा हुआ है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कॉलेजियम सिस्टम वगैरह का कैसे फॉर्मेशन हुआ है और कैसे वर्कआउट करता है उसी के रिगार्डिंग है। अब हम नेक्स्ट एडिटोरियल को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इसके लिए जो आपका है सीजीआई है और एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द क्लोज ऑफ द 2 ऑफ, मतलब इसमें आर्टिकल 124 इससे रिलेटेड है। आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है इस चीज़ को, है ना, कि 124 जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉलेजियम अभी क्या हो रहा है, कंसिस्ट कर रहा है चीफ जस्टिस होगा और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो उनकी रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे अपॉइंटमेंट्स होगी अपेक्स कोर्ट्स के अंदर, अपेक्स कोर्ट्स के अंदर एंड हाई कोर्ट्स के अंदर। तो ये आपका कॉलेजियम इस तरह से काम करता है, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है फोकस ऑन द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में चला हुआ है। इन्फ्लेशन के बहुत सारे मतलब कि लोकल रीजन्स के साथ साथ ग्लोबल रीजन्स भी हैं, ठीक है। तो हम उनको जानेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट होता है कि जब इन्फ्लेशन के ऊपर एडिटोरियल आया है तो इसमें उसको डिकॉर्डिंग में हमको इन्फ्लेशन के क्या रीजन्स वगैरह हैं उनको थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जो मतलब आरबीआई की आई है, उन्होंने बेंचमार्क रेट्स को मतलब अगेन हाई रखा है एक्चुअली में। तो यहाँ लिखाया गया है कि रेज किया गया है बेंचमार्क रेट्स को फ्राइडे में, इंटरेस्ट रेट है ना, थर्ड मतलब स्टेट मीटिंग ये रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि थर्ड टाइम पे बेंचमार्क रेट जो रेट्स हैं वो हाई की गई हैं, ठीक है। और ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और फाइनली मतलब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहे हैं। तो जो अभी इन्फ्लेशन को जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन जिनकी वजह से है, तो आपको पता है कि अभी रशिया का इन्वेजन है यूके के अंदर, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको पता है कि फूड ग्रेन्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी वहाँ से होती है। तो इस वजह से वो भी एक मतलब काफ़ी बड़ा रीज़न बना हुआ है डिसरप्शन होने की वजह से, जिसकी वजह से कि काफ़ी हद तक डिसरप्शन की वजह से रेटें हाई हो रही हैं, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है तो रेटें हाई हो रही हैं। इसी तरह से सप्लाई चेन वगैरह का डिसरप्शन भी हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली भी ये सिनेरियो भी ठीक नहीं चल रहा है, काफ़ी रस्साकसी चल रही है, ताना मतलब काफ़ी ज़्यादा है। जो जैसे अमेरिका और चाइना के बीच का भी का इशू चल रहा है, वैसे यूक्रेन रशिया का इशू चल रहा है, और यूरोप के अंदर भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यूरोप भी जो है वो चाइना को काफ़ी हद तक मतलब कि सपोर्ट में चाइना को अपोज कर रहा है अभी, है ना। और काफ़ी ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन, कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी डाउन हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से पैसा क्रिएट हो रहा है कमोडिटीज़ के ऊपर, और काफ़ी हद तक जो इन्फ्लेशन है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन इंपोर्ट भी हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अभी नैन्सी जो पेलोसी की जो विजिट हुई है उसकी वजह से भी अभी टेंशन क्रिएट हो गई है। तो कुल मिला के इसका जो पूरा थीम है वो यही है कि ग्लोबल सिनेरियो भी बहुत अच्छा नहीं है, और कॉन्फिडेंस जो है आप इसमें सारी कंट्रीज़ के बीच में वो डाउन हो रहा है, और सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, टैरिफ वेरिफ्स भी मतलब कि मतलब बढ़ाए जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से एक्चुअली में फाइनली दिक्कत आ रही है, और इसकी वजह से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो रहा है। और कोविड तो अपने आप में एक रीजन रहा ही है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनली कूलिंग द टेम्परेचर, तो ये किसके रिगार्डिंग है, यूएस, चाइना और ताइवान का भी जो है इशू चल रहा है। जो आपकी नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुई है ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में अभी भी बनी हुई है, ठीक है। तो टसल पूरा है क्या एक्चुअली में, यदि हम देखते हैं नैन्सी पेलोसी की जो विजिट वाला है, तो वो वही है कि चाइना की जो पीआरसी है ना, यहाँ पे पीआरसी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, जो पार्टी है उनकी, वो ताइवान को ब्रेक अवे प्रोविंस की तरह लेती है, और एक्चुअली में वन चाइना मतलब वन नेशन की बात करती है कि मतलब चाइना हमारा ही पार्ट है। ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी सीज इटसेल्फ एज इंडिपेंडेंट एंड हैज स्टूड फर्म। तो रिपब्लिक ऑफ जो चाइना है, ठीक है, मतलब ताइवान जो है आपका, आरओसी जो है, जो कि 1948-49 जब फ्रीडम हुई थी तभी अलग हो गया था, और मतलब ताइवान के रूप में जाना गया था। वो अपने आप को पूरी तरह से अलग लेता है और मानता है कि हम पूरी तरह से सॉवरेन है, और रीयूनियन का कोई हमारा कोई ऐसा एम वेम नहीं है, और बिल्कुल चाइना की जो रीयूनियन के एम के अगेंस्ट है वो अभी, है ना। तभी जैसे हांगकॉन्ग के बारे में और मकाऊ के ऊपर भी जो इशू चल रहे हैं, है ना। ये हांगकॉन्ग और मकाऊ का इशू क्या है, कोई यदि लिखना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और चाइना मतलब कि हांगकॉन्ग और मकाऊ में चाइना का क्या प्रभुत्व है, क्या स्वामित्व है, और क्या उसकी हिस्ट्री रही है, उसके रिगार्डिंग कुछ कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। तो
15 जो कंट्रीज हैं और लाइक अमेरिका है, कुछ बैकअप देती हैं ताइवान को, उनकी सॉवरेनिटी को मानती हैं। ठीक है, तो यूएस की पोजीशन क्या है एक्चुअली में, तो देखो यूएस जो है मेंटेन करता है टाइज विद ताइपाई। ठीक है, और उनको वेपन्स वगैरह भी सप्लाई करता है। और है ना, इट ऑफिशियली सब्सक्राइब टू पीआरसी वन चाइना पॉलिसी वेयर द ताइवान डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी। दिस पोजिशन इज बीजिंग नॉट इन्वेडिंग ताइवान। इट इज़ मतलब कुल मिला के एक्चुअली में जो यूएस जो है उसका स्टैंड क्या है इनको लेके, वो ये बताया जा रहा है कि यूएस की पोजीशन क्या है। तो यूएस ताइपाई के साथ भी रिलेशन बना रहा है, उनको वेपन्स भी सेल कर रहा है, ऑफिशियली सब्सक्राइब कर रहा है पीआरसी का वन चाइना पॉलिसी को भी। ठीक है, वेयर ताइवान डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब आयरनिकल सा भी है थोड़ा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक डेलिकेट सा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है यूएस ने अपनी पोजीशन का, कि वो पीआरसी की वन चाइना पॉलिसी को भी मान रहे हैं, और साथ ही साथ में वो ताइवान को सप्लाई भी कर रहे हैं वेपन्स की, और ताइवान को भी बैकअप दे रहे हैं। तो ये पेलोसी की विजिट की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो इस तरीके की यूएसए की एक्चुअली में पोजीशन है। यूएसए ने अपने आप का इस तरीके का अपना एक स्टैंड लिया हुआ है एक्चुअली में ना। उसके बाद अभी जो टाइज है वो ख़राब कैसे होने लगी है, तो 1 अक्टूबर 2021 को ड्यूरिंग द 72 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द पीआरसी, तो उनके 72 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा था पीआरसी का। ठीक है, तो उसमें चाइना ने लगभग 100 के आसपास जो है फाइटर जेट्स को ताइवान की एयर जो डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है वहाँ से मतलब वहाँ पे भेजा। तो वहाँ पे अलार्म्स वगैरह बेल हुई, तो है ना, एवरी स्पाइक इन चाइना ताइवान टेंशन, और इस तरह से काफ़ी हद तक उन सब चीज़ों का मतलब इनकी जो ये सभी प्रैक्टिसेज हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इंडिया डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। हमारी कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ नहीं है यट, एज इट सब्सक्राइब टू द वन चाइना पॉलिसी। और वन यस 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 यट एज इट सब्सक्राइब टू द वन चाइना पॉलिसी, but as its ties with China have come under stress of late, India has been playing up its relationship with Taiwan। तो मतलब कुल मिला के हम भी जो सिचुएशन है उसमें प्ले कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना। तो ये इंडिया की पोजीशन है ताइवान को लेके। तो ये आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे भी एडिटोरियल लेके आते रहेंगे। तो ये था आज द हिंदू के अंदर सब कुछ जो इंपॉर्टेंट था वो।